हेलो एवरीवन, मंगलम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इतिहास का। हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जिसे बोला जाता है, उस पर 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? मान्यता प्राप्त काल क्या है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल? तो 2500 से ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल है। परंतु इसमें एक और प्रश्न बनता है। यहां पर इस प्रश्न में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का काल डेटिंग पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? तो यहां पर आपका जवाब होना चाहिए 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक ये रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से अर्थात C14 पद्धति से ये काल निर्धारित किया गया है। ये साइंटिफिक है और ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता ये इतिहासकारों के द्वारा दिया गया काल है। तो याद रखेंगे ये दोनों प्रश्न पूछा गया है रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति अर्थात C14 पद्धति से और हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल दोनों का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल और आध ऐतिहासिक काल। ये किस काल में पड़ता है? तो चलिए बात करते हैं ऐतिहासिक काल। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, इसको समझेंगे कि ये है क्या। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां पर लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, तो इसे कौन सा काल कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद बात करते हैं आद ऐतिहासिक काल की लिखित विवरण उपलब्ध हैं परंतु अपठनीय हैं। क्या है? अपठनीय हैं। विवरण उपलब्ध हैं परंतु अपठनीय हैं। तो ऐसे काल को हम लोग क्या कहते हैं? आद ऐतिहासिक काल। याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अपठनीय है तो उसे आद ऐतिहासिक काल कहता है और ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित विवरण भी उपलब्ध है और वो पठनीय भी हैं, तो उसे ऐतिहासिक काल में हम लोग रखते हैं, पठनीय है, ये याद रखिएगा। तो जो प्रश्न है पूछा है कि किस युग में पड़ता है, तो वो आद ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आद ऐतिहासिक काल में पड़ता है। यहां पर पुरातत्व जो स्थल हैं उससे जो मिले चीजें हैं उससे हम लोग उपलब्ध है परंतु पढ़े नहीं गए हैं। तो सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आप समझ जाइए कि ये तीनों सभ्यता जो मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है और चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार भी सिंधु घाटी सभ्यता का होता रहा था, ये बात याद रखेंगे। परंतु चीन की सभ्यता, क्योंकि भारत में ये जो हिमालय रेंज है उसके इधर जो चीन की सभ्यता थी उसके कारण से यहां पर व्यापार का, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार नहीं हो पाया होगा। परंतु मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार चला। तो समकालीन कहां का नहीं था? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। इवन मेसोपोटामिया की सभ्यता में से सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द का? यह भी प्रश्न आया हुआ है। मेलुआ शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में यूज किया गया है। तो सही आंसर ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? किस युग से हड़प्पा सभ्यता संबंधित है?
कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग? तो सही आंसर है कांस्य युग से संबंधित है, ए कांस्य युगीन सभ्यता इसे बोला गया है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हैं? निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी ही इसका आंसर है। इसके अलावा भी कुछ प्रमुख नगरीय स्थल थे, जैसे याद रखेंगे धौलावीरा, लोथल, चनहोदड़ो और बनावली इत्यादि जो थे, बनवाली इत्यादि, ये प्रमुख नगरीय स्थल थे। तो 7 प्रमुख नगरीय स्थल हैं, ये ध्यान रखेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, चनहोदड़ो और बनवाली। तो कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे? तो उपरोक्त सभी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये सभी जगह पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं, पाए गए हैं। तो काफी विस्तृत सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जैसे पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा इत्यादि सारे जगह से। गुजरात में लोथल प्राप्त हुए थे, लोथल स्थल प्राप्त हुए हैं। तो कहां तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहां तक इसकी क्षेत्र फैले हुए थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। देखिए मैंने पाषाण काल में बताया था कि नव पाषाण काल में ही कृषि का उपयोग होना शुरू हो गया था, कृषि होना शुरू हो गया था। तो जो पाषाण काल में ही जैसे आग, पहिए और कृषि का उपयोग, तो मनुष्य जो है काफी विकसित हो चुका था। तो उस दरमियान सिंधु घाटी सभ्यता तक आते आते कृषि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय बना। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी निवासी थे। कैसे थे? शहरी निवासी थे, अर्थात नगरीय व्यवस्था था यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि यहाँ पर सड़क बनी हुई थी, उन्नत जल प्रबंधन था, ईंटों का उपयोग होता था। तो सोचिए जो चीज आज के दौर में हम लोग देखते हैं वो तत्कालीन दौर में भी यूज होता था। सड़क की व्यवस्था थी, उन्नत जल प्रबंधन तथा प्रबंधन और ईंटों से बने मकान भी मिलते थे। तो इससे यही साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे शहरी अर्थात नगरीय व्यवस्था थी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप ये बातें समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? अभी मैंने बताया सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। याद रखेंगे, सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के बारे में जिस चीज से पता चला है हम लोगों को, वो ईंटों से ही पता चला सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो याद रखिए, सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बने होते थे। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त नाम सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। अब हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा है? तो याद रखिए कि सर्वप्रथम जो सिंधु घाटी सभ्यता में जिसकी खोज हुई थी वो स्थल था हड़प्पा।
तो हड़प्पा ही की वजह से, हड़प्पा सभ्यता स्थल के वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। परंतु और भी अन्य नाम से इसे जाना जाता है। जैसे पहला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। दूसरा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो बात नहीं पढ़ सकता किसी जन्म में। और नगरीय सभ्यता। ये कुछ प्रमुख, नगरीय सभ्यता, ये कुछ प्रमुख अन्य नाम से भी सिंधु घाटी सभ्यता को जाना गया है। कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और नगरीय सभ्यता से भी सिंधु घाटी सभ्यता को जाना गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर है 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? ये भी याद रखिए, दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। कहां? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में, मोंटगोमरी जिला के रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। हाँ, तट पर। तो हड़प्पा की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में। और हड़प्पा कहां, इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी में। और मैं आपको बता दूं कि किसके नेतृत्व में हुआ था? ये जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा कहां स्थित था? ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर, बाएं तट पर है। परंतु इतना याद रखना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? सामाजिक पद्धति, समाज में रहने वाले लोगों की स्थिति क्या थी, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में बता दूं, उचित समतावादी पद्धति थी। अब समता, उचित समतावादी, तो समतावादी क्या हुआ? तो समतावादी का अर्थ आप समझेंगे कि समाज में हरेक वर्ग, हरेक समूह और हरेक व्यक्ति के लिए उचित जो दर्जा दिया जाना चाहिए या उचित अवसर मिलना चाहिए, यही होता है समतावादी। अर्थात समाज में हरेक व्यक्ति को उचित अवसर या उचित सम्मान मिलना चाहिए, समतावादी था। तो काफी अच्छा समाज उस समय का रहा होगा। आप सोच सकते हैं कि सभी को समान अवसर दिया जाता था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार, सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो अब सीमा अर्थात बॉर्डर की बात हो रही है यहां पर कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बॉर्डर पूर्व में किससे सटती थी, पश्चिम में कौन सा बॉर्डर था, तो ये बॉर्डर की बात हो रही है उस समय का। तो उत्तरी जो सीमा थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उत्तरी सीमा थी वो मांडा थी। कहां थी? मांडा। ये मांडा है कहां? ये मांडा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मांडा स्थित था। जम्मू कश्मीर में मांडा उत्तरी सीमा बनाता था। दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा कहां? दैमाबाद। दैमाबाद कहां? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये दैमाबाद महाराष्ट्र जो दक्षिणी सीमा, याद रखेंगे दक्षिणी और द से दैमाबाद। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां? उत्तर प्रदेश। कहां? उत्तर प्रदेश में स्थित, उत्तर प्रदेश। सूतकांगडोर जो पश्चिमी सीमा थी वो कहां थी? सूतकांगडोर। सूतकांगडोर कहां? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, याद रखेंगे। उत्तरी सीमा जो थी वो मांडा थी, दक्षिणी सीमा जो थी वो दैमाबाद, पश्चिमी सीमा जो हमारी बनाती थी वो सूतकांगडोर, बलूचिस्तान, और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां? उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र। नोट्स बनाते रहेंगे जिससे आपको काफी फायदा होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए स्थल और उनके खोजकर्ता। किस स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल को कौन खोज करता थे, तो उनका नाम भी प्रश्न आता है मिलाने के लिए। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी। किसने? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। चनहोदड़ो गोपाल मजुमदार और लोथल रंगनाथ राव, ये सभी जो है खोजकर्ता, ये सभी सुमेलित हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? सभी सुमेलित हैं, सुमेलित हैं। याद रखिए हड़प्पा कहां? पाकिस्तान, मोंटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो। तो अगला प्रश्न है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? विन्यास अर्थात रचना बनाने के लिए उसको कौन सी पद्धति, घरों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? सही आंसर है ग्रिड पद्धति में घर को विन्यास किए गए थे, घरों को बनाए गए थे। ग्रिड पद्धति कैसी? इस तरह से ग्रिड पद्धति, घर इस तरह से बने हुए थे। और मैं आपको एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूं कि घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। घरों के दरवाजे विपरीत दिशा, सड़क के विपरीत दिशा में खोले जाते थे, परंतु कुछ अपवाद है, मैं बताऊंगा आगे। तो ग्रिड पद्धति में को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का माउंट्स ऑफ डेड कहा जाता है, मृतकों का टीला। ये किसे? मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। और प्रेतों का टीला अन्य नाम भी है, प्रेतों का टीला। सिंधु सभ्यता का बगीचा ये भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, सिंधु सभ्यता का बगीचा भी इसे बोला जाता है। तो मृतकों का टीला किसे? मोहनजोदड़ो को नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे आज भी अगर देखा जाए तो कैपिटल बोला जाता है कि फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया का कौन सा है, भारत का, तो आप बोलेंगे कि मुंबई है। मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल या इंडिया का कैपिटल दिल्ली है। उसी तरह से उस दौर में भी जुड़वा राजधानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो थे, ये जुड़वा राजधानी कहलाती थी। और जुड़वा राजधानी किसने बोला था ये भी याद रखेंगे, पिगट ने। किसने? पिगट ने से जुड़वा राजधानी बोला था, याद रखिएगा। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। अगला प्रश्न, हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति हड़प्पाकालीन सभ्यता से नहीं हुई है? सही आंसर है लोहा। तांबा का हो गया, स्वर्ण हो गया, चांदी, परंतु लोहा का कोई धातु का प्राप्ति नहीं हुई थी। कहां से? हड़प्पाकालीन स्थलों अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहां से मिलते हैं भारत में चांदी की प्राचीनतम साक्ष्य? हड़प्पा संस्कृति से भारत में चांदी की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहां से? कौन सा ऑप्शन है? हड़प्पा संस्कृति से। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा सभ्यता से पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस अवशेष कहां सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। क्या कारण है? इस कारण को तो अभी तक नहीं पता चला है, परंतु घोड़ा, गाय, हाथी ये सभी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर
3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में कौन सा नगर विभाजित था? तो सही आंसर है धौलावीरा। ये 3 भागों में विभाजित था। देखिए समझेंगे चीजों को कि 2 भागों में, सभी नगर 2 भागों में विभाजित था, 2 टीलों में। और जो पश्चिमी टीला था, पश्चिमी टीले को क्या कहते थे? दुर्ग। और पूर्वी टीले को नगर की संज्ञा, पूर्वी टीले को नगर की संज्ञा दी गई थी। किसकी? नगर की संज्ञा दी गई थी। तो पश्चिमी टीले को दुर्ग और पूर्वी टीले को नगर की संज्ञा दी जाती थी। ये क्या होते थे? एक दीवार से घिरे रहते थे। अलग अलग भी पाए गए हैं, एक दीवार भी पाए गए हैं, तो ये दीवारों से घिरे रहते थे। और जो पश्चिमी टीले हैं जिसे दुर्ग कहा गया है, इसमें कौन से रहते थे? पुरोहित रहते थे, पुरोहित। और पूर्वी टीले में जो नगर कहा गया है उसमें व्यापारी, व्यापारी, आम जनता इत्यादि नगर में रहते थे, जिसे नगर की संज्ञा दी गई थी। तो याद रखिए 2 में विभाजित थी। तो धौलावीरा कौन सा? 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन सा? एक मध्य भाग था, मध्य भाग, निचला भाग और उच्च भाग जिसे कहते हैं। तो 3 भाग में विभाजित था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से विशाल अन्नागार या स्नानागार के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से? तो मोहनजोदड़ो से ही, मोहनजोदड़ो हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। 26 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें। लोथल ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में। बनावली हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान में। तो ये सभी सिंधु स्थल कहाँ स्थित हैं? लोथल, फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, चूड़ियां, याद रखिएगा, काली चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ होता है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन, विशाल अन्नागार को ही मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन विशाल अन्नागार या सिंधु घाटी सभ्यता का ही आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा भवन, सबसे बड़ी इमारत क्या थी? विशाल अन्नागार थी। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये जो वीडियो है ये मैं यहीं पर खत्म करता हूं। पार्ट 2 मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद पड़ा हो, इससे आप सीखे हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।